नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए अंबुजा सीमेंट बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। अभी देखिए एक टाइम कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी था सीमेंट इंडस्ट्रीज में। उसके बाद ग्रासिम आ गया, तो ग्रासिम आने के बाद अंबुजा थर्ड पोजीशन में चला गया। तो ये अदानी ग्रुप के कंपनी है। अदानी ग्रुप के दो कंपनी है, एक अंबुजा, अंबुजा के साथ साथ एसीसी। ये दोनों ही अदानी ग्रुप की कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिला था, उसके बाद मैंने एक ट्रेड भी मतलब किया था। उसके बाद करेक्शन भी हुआ, मतलब टारगेट होने से पहले फिर से वो फॉल देखने को मिला। तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी में क्या करना चाहिए और मैं किस तरीके से कंपनी को हैंडल करता हूँ, वो मैं आज इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस में वीडियो है। तो देखिए मुझे सीमेंट के अराउंड मार्केट कैप तो देख ही चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कंपनी इस टाइम अच्छा वैल्यूएशन पे है, क्योंकि 32 इसका लो वैल्यूएशन है और इसके इंडस्ट्रीज का 50 वैल्यूएशन है। अगर मैं चार्ट को पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करूँ तो 63 इसका पी रेशियो हाई लेवल है और 35 इसका लो लेवल का, 33 इसका लो लेवल का पी रेशियो है। मतलब हाई से लो लेवल तक देखूँ तो अच्छा खासा करेक्शन में पी रेशियो देखने को मिला। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी का आर ओ सी आर दोनों ही अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला। और इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01 के आसपास देखने को मिला है और एनुअल इनकम 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। तो अच्छा खासा एनुअल इनकम भी है, अच्छा खासा यहाँ पे आर ओ सी आर ओ भी देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिला। हाँ, मानता हूँ कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से आर ओ सी का ग्रोथ होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। कोई बात नहीं। कंपनी की एक सबसे बड़ी बात है क्वार्टरली रिजल्ट। इस बार कंपनी हाईएस्टली रिजल्ट किया, आज तक की सबसे ज़्यादा रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा सेल्स है। रिजल्ट मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार हाईएस्टली सेल्स भी किया, चाहे वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस हो, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस हो। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम है। क्यों कम है उसके पीछे रीजन आपको समझाऊंगा। उससे पहले मन में क्वेश्चन तो आएगा कि पिछले क्वार्टर में तो दुगना से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया था। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी का जो आदर्श इनकम है, ध्यान से देखिएगा आदर्श इनकम में क्या हुआ था। पिछले साल में जो आदर्श इनकम हुआ था, इस बार थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ये बात सही है। मगर पिछले क्वार्टर्स में कई गुना ज्यादा अदर्स इनकम हुआ था। अगर अदर्स इनकम को छोड़ दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं, तो कंपनी के जो सेल्स है एंड प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो इस बार सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो पिछले सालों की तुलना से प्रॉफिट कम क्यों हो गया? क्योंकि पिछले सालों में जो कर्जा था, सॉरी टैक्स था, जो जस्ट 5% था और इस बार टैक्स तो 28% के आसपास है। तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया। उसके साथ साथ कंपनी के पिछले क्वार्टर्स में आदर्श इनकम भी ज़्यादा था और टैक्स भी माइनस में देना पड़ा, मतलब टैक्स रिफंड भी मिला। तो जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा था। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी का एक्चुअली क्या प्रॉफिट कम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट इस बार हाईएस्टली ज़्यादा हुआ, क्योंकि साल भर देखेंगे तो सेल्स में थोड़ा सा वीकनेस तो आया, मगर प्रॉफिट हर साल बढ़ते चले गए। इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट देखने को मिला। अभी बैलेंस शीट को देखूँ तो कंपनी इसके ऊपर जो रिजर्व है वो अच्छा खासा देखने को मिले और कर्जा इस कंपनी का ना के बराबर है। अदानी की इतने सारे कंपनीज में शायद अंबुजा के ऊपर ही कर्जा एकदम ना के बराबर है। देखिए अंबुजा कंपनी के स्टेक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक अदानी के पास है। मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रोमोटर देखूँ तो आप देखेंगे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है, 48.14%। आप देख सकते हैं होल्डर होल्डर एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो अदानी ग्रुप की कंपनी है। तो इस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है 48%। तो आप कह ही सकते हैं कि अदानी जी इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा स्टेक होल्डिंग लेके बैठा हुआ है। अभी बैलेंस शीट में एक चीज़ दिखाना भूल गया आपने आपको। देखिए कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है और इस बार कितना ग्रोथ करेगा, वो आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आज तक कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो हर साल बढ़ते तो चले गए और इस बार सबसे हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ सी डब्ल्यू आई पी में एक चीज़ नोटिस करना कि कंपनी इस बार 9,800 करोड़ का फिक्स्ड एसेट बढ़ा, सॉरी सी डब्ल्यू आई पी बढ़ा दिया। अभी सी डब्ल्यू आई पी होता क्या है, मान के चलिए इस बार मेरा बिजनेस का बजट है 4 लाख। तो मैं नेक्स्ट ईयर में जो बजट जो 4 लाख मैंने इस बार सेट किया,
मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेना चाहिए अभी, बाद में उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने क्या किया और 1 लाख इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, जो मेरे बजट से भी ज़्यादा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने इन्वेस्टमेंट किया, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो जो प्रोडक्शन होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा? फिक्स्ड एसेट पे ऐड होगा, वही प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। प्रॉफिट हो लॉस हो, तो कन्वर्ट तो होगा। तो इस बेसिस में ये एक्स्ट्रा गुड पॉइंट्स है कि किसी भी कंपनी से अगर CWIP में पैसा ऐड कर रहा है, मतलब उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो इंस्टीट्यूशन देखिए, डीएस ने 16% का होल्डिंग को 13% होल्डिंग को 17% कर दिया। तो एक अच्छा खासा लेवल्स में होल्डिंग को बढ़ा दिया। अभी सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी चार्ट की बारी। तो चार्ट में देखिए, जब मैंने इस कंपनी के ऊपर एक टेल लिया था, ध्यान से इस चीज़ को देखना, तो एक पैटर्न्स के बेसिस में लिया था। जो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल बने, जिसको कप विद हैंडल पैटर्न्स कहा जाता है। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ऊपर तक गया था। टारगेट होने से पहले ये जो टोटल रेंज है वो 40% का रेंज है। इस 40 टू 42% का रेंज है। इस रेंज को पहुंचने से पहले फिर से क्रैश हो गया और फिर से वो ही लेवल में आप पहुंचा है, जो लेवल में पहले एंट्री पॉइंट्स हुआ था। तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना है, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल कंपनी के लिए रेजिस्टेंस में इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार इसी लेवल में आकर टच कर रहा है। यहाँ पे टच किया, रिबाउंस किया, यहाँ पे टच किया, रिबाउंस किया। तो बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, मतलब यहाँ से कंपनी रीबैक करने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो मेरे लिए अगर पहले अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो मैं यहाँ पे जरूर अपॉर्चुनिटी लेता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, तो आप पहले इसको स्टडी करें कि क्या इस तरीके से स्ट्रेटजीज पहले भी बने थे, क्या उस स्ट्रेटजीज में कुछ फायदा मिला था, तो वो देखना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। चलो एक बार बैच टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ, क्या सच में उस तरीके से कुछ पैटर्न्स में कुछ बना था कि नहीं बना था। अगर मैं पैटर्न्स वाइज देखूँ, तो देखिए 2 तरीके से पैटर्न्स क्रिएट होता है। एक कप विद हनी पैटर्न्स और दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, वो एक्चुअली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। तो यहाँ पे एक शोल्डर बने और उसके बाद क्या बना, देखिए कप विद हनी पैटर्न्स और हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोनों ही सेम लेवल का है, सेम सिचुएशन का है। तो यहाँ पे 2 तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे एक पैटर्न बने और फिर से शोल्डर एक बने, मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे तीनों बन चुके हैं। अभी फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। टोटल रेंज को मैं एक बार मार्किंग कर लूँ, तो टोटल रेंज को मैं अगर मार्किंग करके इसको ऊपर बिठा दूँ, तो कितना रेंज मिला था और क्या सही में टारगेट दिया? देखिए जरूर दिया। तो इस तरीके से पैटर्न्स में आपको फायदा जरूर होगा। जब वॉल्यूम अच्छा हुआ तब उसने रिबाउंस किया। तो अभी देखिए कोई भी वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। जो बिग करेक्शन हुआ था वो अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आया था, उस कारण की वजह से फॉल हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से वो रिकवरी भी कर लिया। ऐसे नहीं कि रिकवरी नहीं किया, क्योंकि लोअर साइड से अपर साइड तक रिकवरी तो जरूर किया था 86% के आसपास। तो यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव डिसीजन है। इस डिसीजन कितना पॉजिटिव होता है तो वो तो बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।